शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। साइंस की पहली न्यूज़ देखने वाले हैं एस्ट्रोनॉट से संबंधित, अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित ये न्यूज़ आई है कि यदि हम उनको हेल्दी डाइट प्रोवाइड करते हैं तो ये इम्प्रूव कर देगी उनकी हेल्थ को। तो ऐसे फूड जिसको एस्ट्रोनॉट खाते हैं उसमें पोटेंशियल होती है कि वो मिटिगेट कर सकते हैं कुछ निगेटिव हेल्थ चेंजेस ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। स्पेस फ्लाइट में जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो कुछ निगेटिव हेल्थ चेंजेस आ सकते हैं उनकी बॉडी में। इसको कम करने के लिए भोजन ही एक उपाय है। तो इसके लिए क्या काम किया जाता है, एस्ट्रोनॉट को हम इन्हेंस्ड मतलब बढ़ाई हुई डाइट दे सकते हैं ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट, जिसमें इंक्लूड है एक ग्रेटर वेराइटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के फूड दें, ज़्यादा मात्रा में फूड प्रोवाइड करें, उनको वेजिटेबल दे करके, उनको फिश प्रोवाइड करके उनके हेल्थ और परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद साइंस की नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं एनिमल एक्सटिंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है तब से ही हम देख रहे हैं कि जो जीव जंतु है, जानवर हैं, वो एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना चालू कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल के चलते चलते एक तो उनकी जगह को आपने यूज़ कर लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनका जो प्राकृतिक आवास है आपने कम कर दिया, आपने ठीक है खुदाई का काम कर दिया, बहुत सारी आपने धातुओं का निष्कर्षण चालू कर दिया, वो ज़मीन आपने बर्बाद कर दिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एक्सटिंक्शन है, पार्टिकुलरली ऐसे एनिमल जो कि फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर रहते थे, जैसे कि ये बंदरों की बात करी जा रही पिक्चर में। तो जो सेकंड रिवॉल्यूशन आया है तब से ही इनका एक्सटिंक्शन तेज़ी से बढ़ने लगा है। ए पीरियड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट ऑकर इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज। सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो ये जो फाइंडिंग थी, ये जो निष्कर्ष है, इसने हाईलाइट किया है कि हमें जो है कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है ताकि हम मिटिगेट कर सकें इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिक डिफॉरेस्टेशन। इतिहास में जो हमने पेड़ पौधे काटे हैं उसके इम्पैक्ट को हमें कम करने के लिए कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम बात करें एक्सटिंक्शन रेट्स हैव इंक्रीज्ड, एक्सटिंक्शन की जो दर है वो बढ़ते जा रही है, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त, हैव इंक्रीज्ड ओवर द टाइम particularly among amphibians, indicating that consistent deforestation over many decades have contributed to increase modern day extinction। जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जिन जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो एम्फीबियंस है ना, इनमें एक्सटिंक्शन का रेट हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगली वाली साइंस की जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो बताती है कि लंबे समय तक यदि कोई जियोग्राफिक सेपरेशन में रहता है तो उसी के चलते चलते न्यू स्पीसीज़ का जन्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इस मछली की बात करें, पहले ये किसी और ग्रुप में किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन में रह रही थी, इसने उस जगह को छोड़ दी है, अब नई जगह में आ गई। इसके चलते चलते क्या होगा, अब ये एक नई स्पीसीज़ बना लेती है, इसके लड़के बच्चे भी वैसे ही होंगे जैसी ये है। तो कई सारे लक्षणों का डाटा 1000 से भी ज़्यादा जो वर्टिब्रेट स्पीसीज़ हैं, वर्टिब्रेट मतलब कशीरेव की, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से हमें ये सजेशन मिला है कि जो न्यू स्पीसीज़ है ना, वो एराइज नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि नई नई जो स्पीसीज़ हैं वो वातावरण के प्रेशर के चलते चलते बनी हैं, बट बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड जियोग्राफिक सेपरेशन। इसका क्या रीज़न बताया जा रहा है, लंबे समय से जो जियोग्राफिक सेपरेशन है, एक जियोग्राफी से दूसरी जियोग्राफी में लंबे समय तक यदि कोई अलग रहेगा तो वो एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। इट फाउंड डाइवर्जेंट इकोलॉजिकल एडाप्शन,
डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, फैलने वाला। इकोलॉजिकल एडाप्शन इज ए रिलेटिवली माइनर फोर्स ड्यूरिंग एलोपेट्रिक divergence and that most species tend to evolve under similar selective pressure। तो ये जो लक्षण की हम बात कर रहे हैं ये ज़्यादातर प्राणियों में हमें देखने को मिलता है। साइंस की अगली खबर हम देखने वाले हैं नासा से संबंधित। ठीक है, तो नासा के बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है इसके नाम में, एक तो एरोनॉटिक्स है और दूसरा स्पेस है। मतलब ये दो चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है। एरोनॉटिक में आपको विमान संबंधी चीज़ें आ जाएंगी और स्पेस में आ जाते हैं आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो दोनों की देखरेख करता है नासा। द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। किसकी? एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट, अमेरिका की सरकार की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिविलियन स्पेस प्रोग्राम। इसके साथ साथ में एरोनॉटिक जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एरोस्पेस से संबंधित जो रिसर्च करी जाती हैं वो सारी चीज़ें। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट 1958 के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया वाशिंगटन डीसी यूएसए में। कैसे करके नासा की स्थापना हुई थी? तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में यूनाइटेड स्टेट वाज इन डायरेक्ट टू कंपटीशन विद ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों में होड़ सी लग गई थी, अमेरिका और रसिया में, कि कौन जो है सुपर पावर बनेगा। द सुपर पावर दैट वाज डिसबैंडेड इनटू सेवरल सोवरेन नेशन इंक्लूडिंग द रसिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन 1991 में। तो कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ था ना, उस समय में पूरा विश्व जो है दो धुरी में बट गया था। कुछ लोग चले गए अमेरिका की तरफ और कुछ लोग चले गए रसिया की तरफ। और दोनों ही देश उस टाइम में एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से नीचे लाना चाहते थे और ख़ुद जो है सुपर पावर बनकर उभरना चाहते थे। तो इसी के चलते चलते तो जो सोवियत यूनियन था उसने लॉन्च किया था स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1957 को, दैट फर्स्ट पुश एन ऑब्जेक्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ। अर्थ का जो ऑर्बिट है, जैसे ये सूर्य है और यहाँ पर ये पृथ्वी हमारी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है यहाँ पर पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को हमने पुटिंग करे थे। मतलब इसकी जो ऑर्बिट है यहाँ पर हमने पहली बार किसी को भेजा था, किसी ऑब्जेक्ट को। इसके बाद क्या हुआ, नवंबर के महीने में स्पुतनिक सेकंड भेजा गया जिसने डॉग लाइका को अंतरिक्ष में भेजा था। फिर लेट जनवरी 1958 में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट could launch Explorer 1, hoisted aloft by Army's rocket team using rocket technology developed from World War II। एक्सप्लोरर फर्स्ट की तैयारी कर रहा है कौन? अमेरिका। आर्मी के रॉकेट टीम ने इसमें सहयोग दिया था। न्यूज़ को देख लेते तो न्यूज़ में बताया जाता है कि नासा क्या काम करेगा, कंडक्ट कराएगा पहला ग्लोबल वाटर सर्वे फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजे गए हैं उसके माध्यम से वाटर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा नासा के द्वारा। नासा लीड इंटरनेशनल सैटेलाइट, ठीक है, नासा जिसको लीड कर रहे हैं, एक ऐसे इंटरनेशनल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? साउदर्न कैलिफोर्निया से, on a major earth science project to conduct a comprehensive survey of world's ocean, lakes and rivers for the first time। तो कहाँ से इसको लॉन्च किए हैं? साउदर्न कैलिफोर्निया से इसकी लॉन्चिंग करी गई है और ये एक मेजर अर्थ साइंस प्रोजेक्ट है
जिसके अंतर्गत कंडक्ट कराया जाएगा एक सर्वे, ताकि विश्व के जितने भी ओशियन हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनकी जानकारी जुटाई जा सके, पानी से संबंधित इनका सर्वे किया जा सके। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है? SWOT के रूप में। SWOT, SWOT का फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। एक एडवांस राडार सैटेलाइट है जिसको डिज़ाइन किया गया है इस प्रकार से कि ये एक अभूतपूर्व व्यू प्रोवाइड करेगा, लाइव गिविंग फ्लड कवरिंग 70% ऑफ द प्लानिट। हमारी अर्थ का 70% हिस्सा जल से घिरा हुआ है, इसके बारे में हमें अनप्रेसिडेंटेड व्यू यह सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा, shedding new light on the mechanics and consequences of climate change। तो मैकेनिक्स और इनका असर क्या पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का इन ओशियंस में, ये सारे डाटा हमको यहाँ से मिल जाएंगे। फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, जिसको ऑनिंग करते हैं, कहना चाहिए मालिकाना हक, और ऑपरेट किया जा रहा है किसके द्वारा? बिलियनरीज इलॉन मस्क की कमेरिकल लॉन्च कंपनी स्पेस एक्स का। was set to lift off from the Vandenberg US Space Force Base about 170 माइल मतलब 275 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ लॉस एंजल्स टू कैरी स्वॉट इनटू ऑर्बिट। स्वॉट को एलोन मस्क का कमेरिकल लॉन्चिंग कंपनी स्पेस एक्स लेके जा रही है। कहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है? लॉस एंजल्स से 275 किलोमीटर दूर है यूएस स्पेस फोर्स बेस से। अब देखिए, यदि ये प्लानिंग के तहत होता है, द SUV साइज सैटेलाइट विल प्रोड्यूस रिसर्च डाटा विद इन सेवरल मंथ। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार ही रहा तो कुछ ही महीने के भीतर में हमको जो है डाटा मिलना चालू हो जाएगा। अब हम स्वेट के बारे में बात करें तो इसमें हमें कुछ एडवांस माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। दैट साइंटिस्ट से विल कलेक्ट हाई सरफेस मेजरमेंट ऑफ ओशियन। ओशियंस का हाइट सरफेस मेजरमेंट कर सकते हैं, लेक्स का भी कर सकते हैं, रिजर्वायर्स का, एंड रिवर्स इन हाई डेफिनेशन डिटेल ओवर 90% ऑफ द ग्लोब। अब मॉडल को किस प्रकार से इन्हेंस किया गया है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये डाटा जो कि कंपाइल किया जाएगा फ्रॉम रडार स्वीप ऑफ द प्लैनेट एटलीस्ट ट्वाइस एवरी 21 डेज, हर 21 दिन में 2 बार। इससे क्या होगा? इससे इन्हेंस हो जाएगा हमारा ओशियन सर्कुलेशन मॉडल। इसके साथ साथ में जो वेदर एंड क्लाइमेट फॉरकास्ट है वो हमारा बढ़ पाएगा, एंड सहायता मिलेगी मैनेजिंग स्केयर्स मतलब होता है दुर्लभ फ्रेश वाटर सप्लाई इन ड्रॉट स्ट्राइकन रीजन अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर। क्लाइमेट चेंज संबंधी आंकड़े हमें प्राप्त होंगे। इसके अलावा जो एरिया जहाँ पर पानी वगैरह कम गिरता है, जहाँ पर पानी की सप्लाई हमें भेजना है, ऐसे बहुत सारे जानकारी हम यहाँ से जुटा पाएंगे। एक बात पर और जो जोर दिया जाएगा, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। एक और जो मेजर थ्रस्ट है इस मिशन का वो क्या है? कैसे करके ये जो ओशियंस है एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक हीट को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये जो हमारे समुद्र हैं कैसे करके सोख रहे हैं गर्मी को, कैसे CO2 को सोख ले रहे हैं, इसका भी अध्ययन यहाँ पर किया जाना है। और इसी के चलते चलते ग्लोबल टेम्परेचर जो है चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज हमको दिखाई देता है। बेटर रिजल्ट की यदि हम बात करें, यदि हम ये जो सी है, सागर है, महासागर है, ऑर्बिट से हम इसकी स्कैनिंग कर ले रहे हैं। द SWOT was designed to precisely measure fine differences in surface elevations। ठीक है, थोड़ी सी भी हाइट की जानकारी हमें पता चल जाएगी SWOT टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
अराउंड स्मॉलर करेंट्स एंड एडीज, ठीक है, जो महासागर में चलने वाली जलधाराएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। वेयर मच द ओशियंस ड्रा डाउन ऑफ हीट एंड कार्बन इज बिलीव टू ऑकर, किधर इनकी गति हो रही है उस हिसाब से कहाँ पर हमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है SWOT कैन डू सो विथ 10 टाइम्स ग्रेटर रेजोल्यूशन, यहाँ पर हमें 10 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन बढ़िया प्राप्त होने वाला है। जो अभी ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उससे 10 गुना एक्यूरेसी हमको मिल जाएगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बनियान एंड पीपल ट्री के ऊपर कुछ अध्ययन किया गया है जो कि बताता है कि कैसे करके ये पौधे इतने लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं। तो बहुत सारे जीन्स, ठीक है, विथ मल्टीपल साइंस ऑफ एडाप्टिव एवोल्यूशन, साइन मल्टीपल साइन ऑफ एडाप्टिव, शॉर्टकट में कहें तो MSAV, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, पिवोटल रोल अदा करते हैं लॉन्ग टाइम सर्वाइवल ऑफ दीज ट्रीज। क्या नाम रखा गया है? मल्टीपल साइंस ऑफ एडाप्टिव। साइंस का मतलब होता है संकेत। ऐसे जीन जिसमें क्या पाया जाता है MSA ये ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं कि ये ट्रीज कितने लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल के वैज्ञानिक लोगों ने, रिसर्चरों ने कैरी आउट किया था एक पूरे का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग किसका, बनियान एंड पीपल ट्रीज का, फ्रॉम लीफ टिश्यू सैंपल। बनियान और बरगद और पीपल दोनों की पत्तियों का इन्होंने अध्ययन किया था उनके टिश्यू से के माध्यम से। इसके अलावा इन्होंने अंडरटुक किया था, अंडरटुक मतलब कुछ प्रयोग इन्होंने किया था, एक कंप्रहेंसिव जीनोम वाइड पॉलीजेनेटिक एनालिसिस विथ 50 अदर एंजियोस्पर्म प्लांट स्पीसीज। एंजियोस्पर्म मतलब जो फूल वाले पौधों की कैटेगरी है वो सारी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें इंक्लूड था 4 अदर सीक्वेंस्ड फाइकस स्पीसीज। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था 4 अदर फाइकस की स्पीसीज को। इसके बाद ये जो जीनोम साइज है 2 फिकस स्पीसीज, हमने 2 फिकस स्पीसीज उठा के लेके आए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इनको हमने करेक्ट किए थे यदि हम कंपेयर करें प्रीवियस एस्टिमेटेड जीनोम साइज से। द ड्राफ्ट जीनोम असेंबलीज कितनी थी? ओवर 392 MBP बनियान के लिए और 333 MBP थी पीपल के लिए। इस काम ने हमारी मदद की कि हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं 17 जीन्स को इन द केस ऑफ बनियान। इसके साथ साथ में 19 जीन्स हमें मिले थे पीपल में विथ मल्टीपल साइन ऑफ एडाप्टिव एवोल्यूशन। इसमें शामिल क्या था? MSA शामिल था, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लॉन्ग टाइम सर्वाइवल ऑफ दीज 2 फाइकस स्पीसीज। हमने जहाँ पर प्रैक्टिकल किए हैं जिन पौधों में उनको हम कह रहे हैं फाइकस स्पीसीज। फाइकस मतलब 2 कैटेगरी, एक पीपल और दूसरा बनियान। अब हम बात करें जीन की विथ मल्टीपल साइन ऑफ एडाप्टिव एवोल्यूशन। ऐसे जीन जिसमें क्या है? MSA है। Came about in response to population bottleneck faced by boot trees around 0.8 million year ago। कब से ये जो चीज़ है MSA इनके साथ में चली आ रही है? तो लगभग 0.8 मिलियन ईयर एगो की ये बात बताई जाती है। इस स्टडी को पब्लिश किया गया था द जर्नल ऑफ क्लिनिकल
एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में। इसके बाद कुछ कुछ खास खबरें हम देख लेते हैं, जैसे कि बिल्किस बानो का जो केस था ना, काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अब बिल्किस बानो के जो दोषी थे, बिल्किस बानो का उस टाइम में जो गुजरात दंगे हुए थे, रेप किया गया, उसके फैमिली वालों का मर्डर किया गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ दोषियों की पहचान करी गई और उनको जेल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में गुजरात की तरफ से रेमिशन की पॉलिसी के अंतर्गत उनके कामकाज को देखते हुए उनकी पूरी सज़ा करने के पहले, कहना चाहिए, उनको रिहा कर दिया गया गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसी बात को लेकर के कि इनको कैसे छोड़ दिया गया, इनको छोड़ना नहीं चाहिए था, बहुत सारे लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी। तो ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है अब बिल्किस बानो की याचिका को। याचिका थी कि जो मई का वर्डिक्ट था उस पर रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सैटरडे को डिसमिस कर दिया है एक पिटीशन को, और ये जो पिटीशन थी किसके द्वारा थी, बिल्किस बानो के द्वारा थी, विच अलाउड द गुजरात गवर्नमेंट अंडर द स्टेट्स प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी ऑफ 1992। गुजरात की तरफ से जो जिस कानून के अंतर्गत बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहाई की गई थी, उस कानून का नाम है स्टेट्स प्रीमेच्योर रिलीज पॉलिसी 1992। टू कंसिडर एंड रिलीज प्रीमेच्योरली 11 कन्विक्ट सर्विंग लाइफ सेंटेंस फॉर गैंग रेपिंग एंड मर्डरिंग हर फैमिली ड्यूरिंग 2002 रिवोल्ट। तो जो बेंच थी उसको लीड कर रहे थे अजय रस्तोगी, इसके साथ साथ में विक्रम नाथ, इन्होंने डिसमिस कर दिया है बानो की रिव्यू पिटीशन को बाय द सर्कुलेशन इन चैम्बर। इनका कहना है कि गुजरात की तरफ से जो कदम उठाया गया था वो एप्रोप्रिएट था अंडर सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू डिसाइड रिमिशन ऑफ कन्विक्ट इन दिस केस। आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषियों को कम से भी कम 14 साल की सज़ा काटने के बाद ही माफ़ी दी जा सकती है और रिहा किया जाता है। रिमिशन का मतलब होता है आरोपों में बदलाव किए बिना सज़ा को कम करना। मसलन अगर 3 साल के कठोर कारावास की सज़ा को कम करके 1 साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाए तो इसको हम छूट कहते हैं। तो मार्च 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गुजरात के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसकी 3 साल की बेटी सालेहा सहित उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उस समय बानो मात्र 19 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच केंद्रीय ब्यूरो ने करी थी। 2008 में मुंबई की एक निचली अदालत ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास सुनाया और मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा था। फिर अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी और आवास देने का भी निर्देश दिया था। तो जिस 1992 के कानून की हम बात कर रहे थे, गुजरात के हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से हम बात करते हैं। 9 जुलाई 1992 को जारी किया गया गुजरात सरकार का एक सर्कुलर 18 दिसंबर 1978 को, और उसके बाद 14 साल की जेल की सज़ा काट चुके आजीवन दोषियों की जल्दी रिहाई से रिलेटेड है, जिनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाती है उनसे रिलेटेड है। इसके अंतर्गत मामलों को छूट के लिए विचार करने के लिए इस सर्कुलर का यूज़ किया जा सकता है। इस सर्कुलर ने दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए इसे जेल महानिरीक्षक का कर्तव्य बता दिया था, ड्यूटी बता दिया था। जेल महानिरीक्षक को आईजीपी बोल रहे हैं। तो आईजीपी को आजीवन दोषियों के लिए 13 साल की कैद पूरी होने के बाद प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत है। आईजीपी क्या काम करेगा, यदि कोई कैदी 13 साल की सज़ा पूरी कर लिया है तो अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि उसको हम कुछ छूट दे सकते हैं, ताकि जब तक वे 14 साल की अपनी सज़ा पूरी कर लें तब तक प्रक्रिया पूरी हो जाए या फिर चल रही हो। मतलब
हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब आप 13 साल कंप्लीट कर लिए हैं तभी से ही आपके कहना चाहिए एप्लीकेशन लग जाएगा। राज्य नहीं चाहता है कि कोई भी दोषी 14 साल पूरे करने के बाद जेल में बना रहे। अगर प्राधिकरण इस नतीजे पर पहुंचता है तो उसे रिहा किया जाना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। ठीक है, तो जीएसटी को हमारे देश में इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल के 122वें नंबर का अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। ठीक है, 2016 में दोनों हाउस में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122वें नंबर का था, इसको पास किया गया था बाय मोर देन 15 स्टेट एंड देयर आफ्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट गेव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। दोनों हाउस में इसको पहले पारित किया गया, इसके बाद राष्ट्रपति की इसमें सिग्नेचर हो गए। तो since then GST Council has been notified bringing into existence the constitutional body to decide issue relating to GST। तभी से ही जीएसटी काउंसिल को नोटिफाई किया गया था कि इसको जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत नोटिफाई करेंगे और ये डिसाइड करेगी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसको। तो ये क्या है, एक जॉइंट फोरम माना जाता है किसका, केंद्र सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का। कह सकते हैं कि चीज़ों को डिसाइड करने के लिए इसमें दोनों लोग बैठते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। विच वाज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 279, जिसको सेटअप किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 279 एक ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। मेंबर की यदि हम बात करें इसमें कौन कौन मेंबर रहता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं, इसकी चेयरपर्सन बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की तरफ से ही एक स्टेट वित्त मंत्री रहता है और एक केंद्र सरकार वाला वित्त मंत्री रहता है, तो दोनों लोग इसमें बैठते हैं। ईच स्टेट कैन नॉमिनेट ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर एज ए मेंबर। अब ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो किसको भेज रहे हैं। फंक्शन की यदि हम बात करें तो जो काउंसिल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279 इज मीन टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड द स्टेट ऑन इम्पोर्टेंट इशू रिलेटेड टू जीएसटी। 279 आर्टिकल कह रहा है कि केंद्र सरकार यूनियन एंड स्टेट को रिकमेंडेशन देगा इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर जो कि जीएसटी से रिलेट करते हैं, लाइक द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी मॉडल जीएसटी लॉस। आप ये समझ लीजिए कि जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, सरल शब्दों में हम कहें ना, तो जीएसटी की जो दरें हैं कम या ज़्यादा यही काउंसिल करती है। कई बार आपने सुने होंगे कि मोबाइल में जीएसटी 18% हो गया है, 19% हो गया, 18.5% हो गया है, तो इसी जीएसटी काउंसिल में ये सारी चीज़ें निर्धारित करी जाती हैं। इसके अलावा जो जीएसटी के स्लैब बनाए गए हैं, ठीक है, 12%, 15%, 18%, उस स्लैब को भी डिसाइड करने का काम इसी काउंसिल के द्वारा किया जाता है।